पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग यानी कि जो पावर है उसको अलग अलग लोगों के बीच एक सिस्टमेटिक तरीके से शेयर करना। अब ये गवर्नमेंट में भी हो सकता है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच भी हो सकता है, या फिर आम जनता में भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे फ्लैशबैक में। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में जो 59% लोग थे वो बेसिकली फ्लेमिश रीजन के थे और डच लैंग्वेज बोलते थे, और 40% लोग वलोनिया रीजन के थे और फ्रेंच बोलते थे, और बाकी के जो 1% बचे वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। और जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स, वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और 20% डच स्पीकिंग लोग थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रेंच लोग थे वो माइनॉरिटी में ही थे, पर फिर भी रिच और पावरफुल थे और एजुकेटेड भी थे, पर डच इतने पावरफुल और रिच नहीं थे, और उनको वहाँ पर बेल्जियम में जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था उसका फ़ायदा भी काफ़ी लेट मिला है। और पर ब्रसेल्स में एक और टेंशन थी कि वहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग थे वो पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे, पर ब्रसेल्स में माइनॉरिटी में थे, और वहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में थे जो कि पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थे। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में ग्रुप्स थे, एक थे जो कि सिन्हाला बोलते थे जो कि थे 74%, और दूसरे थे तमिल स्पीकर्स जो कि तमिल बोलते थे जो कि थे 18%। पर तमिल स्पीकर्स में भी तमिल स्पीकर्स दो पार्ट्स में थे, एक थे नेटिव तमिल्स जो कि मतलब श्रीलंका के ही थे, और बाकी के थे इंडियन तमिल्स जो कि अपने फोर फादर्स की वजह से, या फिर कॉलोनियल पीरियड था तो प्लांटेशन वर्कर्स को इम्पोर्ट करा जाता था, तो फिर प्लांटेशन की वजह से ये जो तमिल्स थे, जो इंडियन तमिल्स थे, वो श्रीलंका में आ गए थे। एंड बाकी के 7% जो थे वो थे क्रिश्चियंस, और ये क्रिश्चियंस दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी और सिन्हाला भी। मेजॉरिटीज़ इन श्रीलंका। मेजॉरिटीज़ होता क्या है, बेसिकली सिन्हालास की मेजॉरिटी थी श्रीलंका में, तो जिसकी मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी के लिए भला करता है, पर सिन्हालास ने ये नहीं करा, उन्होंने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, और इसी को बोलते हैं मेजॉरिटीज़म। मेजॉरिटीज़म यानी कि अपना डोमिनेंस स्थापित करना क्योंकि तुम मेजॉरिटी में हो, दैट इज़ मेजॉरिटीज़म। सिन्हालास ने 1956 में एक एक्ट पास करा था उन्होंने कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना दिया जाएगा, और बाकी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। श्रीलंका में सिन्हालास ने मेजॉरिटी को ही रिजर्वेशन दिया, मतलब अब हर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में कुछ सीट्स रिजर्व होंगी सिन्हालास के लिए, तमिल्स के लिए नहीं, सिन्हालास के लिए, मेजॉरिटी के लिए। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था उन्होंने, उसमें ऑफिशियल रिलीजन उन्होंने बेसिकली बुद्धिज़्म को बना दिया, क्योंकि बुद्धिज़्म सिन्हालास का रिलीजन था। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तमिल्स को लगने लगा कि उनको सोशली एक्सक्लूड करा जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनके इंटरेस्ट पर। उनको लगा कि सिन्हालास उनकी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उनके कल्चर की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलने से भी रोक रहे हैं। ओवरऑल उनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसकी वजह से उनके अंदर एंटी नेशनलिज्म की भावना जगने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने एक पार्टी बनाई, दैट इज़ LTTE, जो कि बाद में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी। ये पार्टी उन्होंने बेसिकली अपने स्ट्रगल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, पर बाद में ये पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और ये दोनों कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, इनकी वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर यानी कि कंट्री के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, दैट इज़ सिविल वॉर। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम के लोगों ने ये जो उनके बीच में डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी, उनका क्या सोल्यूशन निकाला। उन्होंने बेसिकली कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को रिस्पेक्ट किया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको बोला गया बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। इस मॉडल में 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा, ताकि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनको इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में राइट दिया जाए, मतलब दोनों का, फ्रेंच और डच स्पीकर्स का इक्वल नंबर हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और किसी भी एक कम्युनिटी का डोमिनेंस नहीं हो, दोनों कम्युनिटीज़ आपस में प्यार से रहें। काफ़ी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में किसी भी तरह से टांग नहीं अड़ा सकती थी। ब्राज़ील्स में बेसिकली एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। ब्राज़ील्स में फ्रेंच के लोगों ने डच स्पीकिंग लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए बेसिकली एक्सेप्ट करा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग लोगों ने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था और वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल और
स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनी थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली एक तरह की गवर्नमेंट होती है जो कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी इलेक्ट करती है। ये लैंग्वेज ग्रुप डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कहाँ रह रही। इस गवर्नमेंट के पास पावर थी सारे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे मुद्दा उठाने की। बेल्जियम का मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, पर ये मॉडल सबसे अच्छा था क्योंकि इसने दोनों गवर्नमेंट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था और एक तरह से पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी, जो कि हुई भी थी। इन दो स्टोरीज से हमें सीखने को क्या मिलता है? Why power sharing is desirable? Power sharing is desirable because it reduces the possibility of conflict between social group. देखो, श्रीलंका में सिविल वॉर तक पहुंच गई थी बात, पर बेल्जियम में दोनों ही कम्युनिटीज, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, पीसफुली रह रहे थे। तो इसीलिए बेल्जियम वालों ने पावर शेयरिंग करी थी। हाँ, मेजॉरिटी के विल को इम्पोज करना अट्रैक्टिव साउंड कर सकता है, पर सिर्फ एक शॉर्ट रन के लिए, क्योंकि फिर कभी ना कभी तो माइनॉरिटी को भी लगेगा ना कि उनके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तब वो भी तो उसके जवाब में कुछ ना कुछ करेंगे ना। उनके अंदर भी तो एंटी नेशनलिज्म की भावना आ जाएगी। और इसी वजह से LTT, जो कि अपने स्ट्रगल्स को दिखाने के लिए बनी थी, वो बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और ये जो LTT बनी थी, इसने क्या सिर्फ अपना ही नुकसान किया? भाई सिविल वॉर हुआ, ये LTT बनी, इसमें इतने लोगों की जाने गई। भाई ये जो सिविल वॉर हुआ था, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी या मेजॉरिटी एक ही ग्रुप के लोगों की जाने थोड़ी ना गई थी। नुकसान तो दोनों को ही हुआ था ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को ही। इसीलिए इस वजह से पावर शेयरिंग इज नाइस वे टू प्रिवेंट ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर्स। और दूसरा रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक तरह से रिलाई ही करती है पावर शेयरिंग के प्रिंसिपल पर। एक डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग उन लोगों में भी होनी चाहिए जो पावर एक्सरसाइज करने वाले, यानी कि जिनके पास पावर होने वाली है, और उन लोगों के पास भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए जिनको उस पावर के साथ रहना है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहले के जमाने में मोनार्की टाइप रूल होता, राजा प्रजा वाला सिस्टम होता था। इसमें डिसीजंस तो जल्दी लिए जाते थे क्योंकि सिर्फ राजा ही डिसीजंस लेता था, प्रजा का कोई रूल होता नहीं था। तो डिसीजंस तो जल्दी ले लिए जाते थे, पर वो डिसीजंस सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होते थे। बस इसमें डिसीजंस जल्दी ले लिए जाते थे। तो यहाँ से ज़रूरत पड़ी हमको पावर शेयरिंग की। हमने देख लिया कि एक ही राजा के हाथ में पावर होगी तो भाई गुड़ गोबर हो जाना है। इसीलिए हमने मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का एक स्पेशल सिस्टम बनाया और इसी वजह से पावर शेयरिंग जरूरी बनी। इट हैज 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? बेसिकली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ना किसी की पावर किसी से कम है, ना किसी की पावर किसी से ज्यादा है। ये तीनों ही एक दूसरे को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास ना ही ज़्यादा पावर हो ना ही कम पावर हो, और कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन अपनी पावर का बिना बात के यूटिलाइजेशन ना उठाए। बेसिकली अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर का गलत फायदा उठाने की कोशिश करी तो हम पर जुडिशरी है, जुडिशरी उस एग्जीक्यूटिव को पनिश करेगी। पर अगर जुडिशरी नहीं अपनी पावर को ओवर एक्सरसाइज करने की कोशिश करी तो हम पे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो बेसिकली ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, एक दूसरे को परफॉर्मेंस को चेक भी करते रहते हैं कि कोई अपनी पावर का बिना बात का फायदा तो नहीं उठा रहा, और एक बैलेंस भी बनाए रखते हैं एक दूसरे के बीच में। इसीलिए इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सेकेंड इज पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। इसको बेसिकली वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर जो होती है वो थोड़े डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर का डिवीजन होता है फ्रॉम हायर टू लोअर, और इस सिस्टम को बेसिकली फ्यूडल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, जो कि बेसिकली डिराइव्ड है फेडरलिज्म से, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बेसिकली इस सिस्टम में बेसिस होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जो कि बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, एक सोशल ग्रुप बनाना और उस पर पावर शेयरिंग करना। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट एक अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स बने थे और उन्हें अलग अलग पावर्स दी गई थी। कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी बनाए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स जो कि काफ़ी बैकवर्ड हैं, उनको कुछ पावर देने के लिए, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो वो अपनी पावर को इतना एफिशिएंटली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, इसीलिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है ताकि वो भी अपनी पावर को एकदम अच्छे से फ्रीली एक्सरसाइज कर पाए। डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग करने का एडवांटेज ये है कि जो पिछड़े सोशल ग्रुप्स है जो कि अपनी पावर को
इतना अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जैसे ट्राइबल्स, SCs, STs वगैरह, OBCs, अगर वो ऐसे ही पिछड़े रहेंगे तो फिर उनके मन में एक तरह की भावना डेवलप हो जाएगी ना कि उनको तो सोसाइटी से एक्सक्लूड ही कर दिया गया है। अगर हम ST SC को कोई राइट नहीं दें तो फिर वो भी तो कभी ना कभी सोचेंगे ना कि सारे मज़े तो ये जनरल और OBC वाले ही लेकर बैठे हैं, हमें तो कोई राइट मिल ही नहीं रहा। तो फिर उनके बीच में भी एक तरह से एंटी नेशनलिज्म की भावना बनेगी और फिर बाद में वो भी अलग अपनी एक LTT बना लेंगे। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हम उनके साथ भी पावर शेयर कर दें थ्रू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फोर्थ इज थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखो, डेमोक्रेसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनके बीच में कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन इंश्योर करता है कि जो पावर है वो एक ही हाथ में ना रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पावर का गलत फायदा ना उठाए। भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगी तो अपोजिशन भी तो बैठा है ना, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को उठा लेने देगा फायदा। अपोजिशन वाला अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहेगा। एंड पावर शुड ऑल्सो बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ सोशल ग्रुप्स। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग सोशल ग्रुप बिलोंग करती हैं। जैसे कोई पार्टी होगी वो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करती होगी, कोई होगी जो एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करती होगी, और वो जो पार्टी होगी वो अपने सोशल ग्रुप का इंटरेस्ट तो बेसिकली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी ना। तो इस तरह से भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है थ्रू देयर पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट पावर शेयरिंग हो गई। ये पावर शेयरिंग डायरेक्टली भी हो सकती है थ्रू अ कोलिजन गवर्नमेंट। और कई बार ये सोशल ग्रुप्स अलग अपनी ही एक कम्युनिटी बनाकर अपना इंटरेस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि किसान आंदोलन, काफी सारे किसानों ने अपना एक ग्रुप बनाया अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए और एक तरह से एक मूवमेंट चलाया और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो डिसीजन है, उनको भी जगह दी जाए। और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करा गवर्नमेंट एक्टिविटीज में। और उन्होंने जो मूवमेंट चलाया उसने बेसिकली गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करा। तो यही होता है प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू इनडायरेक्ट पावर शेयरिंग होती है, कोलिजन गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट पावर शेयरिंग होती है, और कभी कभी जो आपस में लोग ही अपना एक अलग सोशल ग्रुप बना लेते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सोचने के लिए थ्रू डिफरेंट मूवमेंट्स लाइक किसान आंदोलन। तो वो होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। सो दैट इज इट अबाउट दिस होल चैप्टर। टिल देन बाय।